Hello students, chapter 2nd, Federalism. The second parts of this video. I starts what makes India a federal country. Means इंडिया को एक संघीय देश क्या बनाता है, मतलब कौन सा कैरेक्टर्स है जिसके वजह से इंडिया एक फेडरल कंट्री है. We have earlier seen how small countries like Belgium and Sri Lanka face so many problems of managing diversity. What about a vast country like India with so many languages, religions and rain? जैसे कि हमने चैप्टर फर्स्ट में पढ़ा है कि बेल्जियम एंड श्रीलंका फेस सो मेनी प्रॉब्लम, बहुत सी समस्याओं का उनको सामना करना पड़ा. जो डाइवर्सिटी थी, जो वेरिएशन था, वहाँ विभिन्नताएं थी उसको मैनेज करने में. और हमारा कंट्री एक विशाल देश है, एक डाइवर्स कंट्री है. यूनिटी इन डाइवर्सिटी, कैसे इसको मैनेज किया? डिफरेंट लैंग्वेज, डिफरेंट रिलीजन एंड डिफरेंट रेंज, अलग अलग क्षेत्र, नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, डिफरेंट रिलीजन्स एंड डिफरेंट लैंग्वेज बोलने वाले, हर क्षेत्र में अलग अलग भाषाएं बोलने वाले. व्हाट आर द पावर शेयरिंग अरेंजमेंट इन आवर कंट्री? हमारे देश में पावर शेयरिंग का क्या अरेंजमेंट है, कैसा अरेंजमेंट है? लेट अस बिगिन विद द कॉन्स्टिट्यूशन. अब संविधान से हम शुरुआत करते हैं. इंडिया हैड इमर्ज्ड एंड इंडिपेंडेंट नेशन आफ्टर अ पेनफुल एंड ब्लडी पार्टीशन. हमारा देश, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि करीब 150-200 वर्षों की आज़ादी के बाद ब्रिटिश या कॉलोनियल पीरियड से हम आज़ाद हुए. और वो आज़ादी हमें कैसे मिली? पेनफुल, लंबे संघर्षों, हमारे महान लीडर्स, महान लोग जो है उसमें अपनी बलि दिए, शहीद हुए, और ब्लडी पार्टीशन, और अंत में देश के दो टुकड़े भी हुए. Soon after independence, several princely states became a part of country. आज़ादी के बाद बहुत से प्रिंसली स्टेट, जैसे हमने पहले डिस्कस किया है चैप्टर में, कि जो लगभग 562 रियासतें थीं, अलग अलग, सब सेपरेट थीं, लेकिन सरदार वल्लभ भाई पटेल के एफर्ट से जो है सब वो इस भारत का एक हिस्सा बनी. बिकम अ पार्ट्स ऑफ कंट्री. द कॉन्स्टिट्यूशन डिक्लेयर्ड इंडिया एज अ यूनियन ऑफ स्टेट्स. हमारे संविधान में भारत जो है एक यूनियन ऑफ स्टेट, मतलब राज्यों का एक संघ है, संघीय राज्य है. ऑल्दो इट डिड नॉट यूज द वर्ड फेडरेशन, यद्यपि यह एक फेडरेशन शब्द यूज नहीं है करता, बट इंडियन यूनियन इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ फेडरलिज्म. फिर भी जो है भारतीय संघ है किसके सिद्धांतों पर है? फेडरलिज्म के. लेट अस गो बैक टू द 7 फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म मेंशन्स अबव. We can see that all the features apply to the provisions of the Indian Constitution. अभी हमने इसके ऊपर नेक्स्ट पहले वीडियो में एक्सप्लेन किया है कि जो 7 फीचर्स बताए गए हैं वो सब भारत जो है हमारा देश, हमारे संविधान में उसका अप्लाई किया गया है. द कॉन्स्टिट्यूशन ओरिजिनली प्रोवाइडेड फॉर अ 2-tier सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट. 2 लेवल गवर्नमेंट, यूनियन गवर्नमेंट और व्हाट वी कॉल द सेंट्रल गवर्नमेंट, रिप्रेजेंटिंग द यूनियन इंडिया एंड द स्टेट गवर्नमेंट. लेटर द 3rd tier ऑफ फेडरलिज्म वाज एडेड इन द फॉर्म ऑफ पंचायत एंड म्यूनिसिपैलिटीज. बाद में जो तीसरा लेवल गवर्नमेंट का बनाया गया, पंचायत मतलब रूरल एंड अर्बन एरिया में म्यूनिसिपैलिटीज, नगर पालिका. As in any federation, these different tier enjoy separate jurisdiction. किसी भी फेडरेशन में, किसी भी संघ में जो है ये अलग जो लेवल बनाए गए हैं गवर्नमेंट के, ये एंजॉय सेपरेट जुरिडिक्शन, अपने अपने क्षेत्रों में जो है अपना अपना वर्क करती है. सबका अपना एरिया है. द कॉन्स्टिट्यूशन क्लियरली प्रोवाइडेड द 3-fold distribution of legislative
पावर। संवैधानिक पावर को 3 लेवल में डिवाइड किया गया है, 3 लिस्ट इसके बनाए गए हैं। सब्जेक्टिव, यूनियन गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, दस इट contain 3 लिस्ट, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कॉन्करेंट लिस्ट। तो यूनियन लिस्ट इंक्लूड सब्जेक्ट्स ऑफ द नेशनल इंपॉर्टेंस सच एज डिफेंस ऑफ द कंट्री, जो नेशनल इंपॉर्टेंस के विषय हैं जैसे डिफेंस, फॉरेन अफेयर्स, विदेश, बैंकिंग, कम्युनिकेशन एंड करेंसी। दे आर इंक्लूडेड इन दिस लिस्ट बिकॉज वी नीड अ यूनिफॉर्म पॉलिसी। ये इस लिस्ट में क्यों? क्योंकि हमें पूरे देश के लिए एक समान पॉलिसी इसके लिए ज़रूरत है। ऑन दीज मैटर्स थ्रू आउट द कंट्री द यूनियन गवर्नमेंट अलोन कैन मेक लॉज रिलेटिंग टू द सब्जेक्ट मेंशन इन द यूनियन लिस्ट। तो जो यूनियन लिस्ट में जो सब्जेक्ट मेंशन है उसमें केवल यूनियन गवर्नमेंट ही लॉ बना सकती है। स्टेट गवर्नमेंट, स्टेट लिस्ट contains subject of state and local importance such as police, trade, commerce, agriculture and irrigation. The state government alone can make law relating to the subject mentioned in the state list. तो इनके लिए स्टेट गवर्नमेंट लॉ बनाती है। तीसरा है कॉन्करेंट लिस्ट, include subject of common interest of both the union government as well as the state government। तो कॉन्करेंट लिस्ट में दोनों हैं जिसमें स्टेट गवर्नमेंट और यूनियन गवर्नमेंट के सब्जेक्ट जिसमें दोनों का होता है, सच एज एजुकेशन, फॉरेस्ट, ट्रेड, यूनियन, मैरिजेस, एडॉप्शन एंड सक्सेशन। बोथ द यूनियन एज वेल एज द स्टेट गवर्नमेंट कैन मेक लॉ। इसमें दोनों गवर्नमेंट, यूनियन गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट कानून बना सकते हैं, बनाते हैं। इफ़ दियर लॉज कन्फ्लिक्ट विथ ईच अदर, अगर उनके लॉ, उनके जो रूल हैं एक दूसरे से कन्फ्लिक्ट करते हैं, विरोधाभास होते हैं, लॉ मेड बाय द यूनियन गवर्नमेंट विल प्रिवेल। तो जो यूनियन गवर्नमेंट के द्वारा कानून बना होता है वही जो है सर्वोपर होता है। व्हाट अबाउट सब्जेक्ट्स दैट डू नॉट फॉल इन एनी ऑफ द 3 लिस्ट, मतलब ऐसे सब्जेक्ट जो इन तीनों लिस्ट में नहीं आते उनका क्या? आर सब्जेक्ट लाइक कंप्यूटर सॉफ्टवेयर दैट केम अप आफ्टर द कॉन्स्टिट्यूशन वाज मेड। टेक्नोलॉजी उस समय नहीं थी या संविधान में उतनी दूरदर्शिता उस समय नहीं दी गई थी। तो जैसे कंप्यूटर टेक्नोलॉजी जब संविधान में इसका कोई जिक्र नहीं था जब बनाया गया था। अकॉर्डिंग टू आवर कॉन्स्टिट्यूशन द यूनियन गवर्नमेंट हैज़ द पावर, संविधान के अनुसार यूनियन गवर्नमेंट को पावर है लेजिस्लेट ऑन दीज रेसिड्यूरी सब्जेक्ट, इस पर वो अपने विधायी का कानून बना सकती है। बी नोटेड अबव दैट मोस्ट फेडरेशन दैट आर फॉर्म्ड बाय होल्डिंग टूगेदर। उधर जैसे हमने बताया ना 2 तरह का फेडरलिज्म है, कमिंग टूगेदर एंड होल्डिंग टूगेदर। तो इंडिया होल्डिंग टूगेदर टाइप्स ऑफ फेडरेशन did not give equal power to its constituent unit। इसमें जो इसकी संवैधानिक इकाइयाँ हैं उसको इक्वल पावर नहीं दी गई हैं। Thus all states in the Indian Union do not have identical power। तो इस इंडियन यूनियन मतलब भारतीय संघ में जो सभी स्टेट हैं सबको समान पावर नहीं है। सम स्टेट एंजॉय स्पेशल स्टेटस। जम्मू एंड कश्मीर हैज इट्स ऑन कॉन्स्टिट्यूशन, उसका अपना संविधान था। अब जम्मू एंड कश्मीर को स्टेट का दर्जा समाप्त कर दिया गया है, धारा 370 को हटा दिया गया है और वो एक यूनियन टेरिटरी के रूप में हो गया है। उससे पहले अपना एक स्पेशल दर्जा था, वहाँ अपना कॉन्स्टिट्यूशन था। मेनी प्रोविजंस ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर नॉट एप्लीकेबल इन दिस स्टेट। तो जो हमारे संविधान में रूल बनाए गए हैं वो बहुत सी चीज़ें ऐसी थीं जो स्टेट में, इस स्टेट में लागू नहीं होती थीं। विदाउट द अप्रूवल ऑफ द स्टेट असेंबली, इंडियन हु आर नॉट परमानेंट रेजिडेंट्स ऑफ दिस स्टेट, मतलब जो भारतीय इस स्टेट में परमानेंट रेजिडेंस नहीं थे वो लैंड या हाउस को खरीद बेच नहीं सकते थे। सिमिलर स्पेशल प्रोविजन एग्जिस्ट फॉर सम अदर स्टेट ऑफ इंडिया एज वेल।
There are some units of the Indian Union which enjoy very little powers. These are areas which are too small. कुछ क्षेत्र ऐसे भी जहाँ जिनको बहुत सीमित शक्तियाँ दी गई हैं, जैसे स्मॉल छोटे राज्य हैं, बिकम एन इंडिपेंडेंट स्टेट, बट एक स्वतंत्र राज्य हैं, बट विच कुड नॉट बी मर्ज विद एनी ऑफ द एग्जिस्टिंग स्टेट, बट विच कुड नॉट बी मर्ज मतलब वो मर्ज नहीं हो सकते विद एनी ऑफ द एग्जिस्टिंग स्टेट, जो स्टेट अस्तित्व में है उनके साथ वो मर्ज नहीं हो सकते. दीज एरियाज लाइक चंडीगढ़ और लक्षद्वीप मीन्स यूनियन टेरिटरीज जो हैं, ये कैपिटल सिटी ऑफ दिल्ली, एनसीआर जो हम कहते हैं दिल्ली, दिल्ली भी राज्य बन गया लेकिन उसको पूर्ण राज्य का दर्जा भी नहीं है, आर कॉल्ड यूनियन टेरिटरीज. दीज टेरिटरीज डू नॉट हैव द पावर ऑफ अ स्टेट. इन टेरिटरीज में स्टेट में एक राज्य का दर्जा इनको नहीं मिला है. एंड दे अंडर वर्क इन द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज स्पेशल पावर इन रनिंग दीज एरियाज. सेंट्रल गवर्नमेंट का यहाँ पे पावर होता है. दिस शेयरिंग ऑफ पावर बिटवीन यूनियन गवर्नमेंट एंड द स्टेट गवर्नमेंट इज बेसिक टू द स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. तो पावर शेयरिंग जो है यूनियन गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में किसके आधार पर है? हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के आधार पर है, संविधान के आधार पर है. इट इज़ नॉट ईजी टू मेक चेंज, और इसको बदलना भी इतना आसान नहीं है. टू दिस पावर शेयरिंग अरेंजमेंट, ये जो व्यवस्था है, द पार्लियामेंट कैन नॉट ऑन इट्स ओन चेंज दिस अरेंजमेंट. संसद भी इसे अपने आप बदल नहीं सकती है. एनी चेंज टू इट हैज़ टू बी फर्स्ट पास बाय बोथ ऑफ द हाउस ऑफ पार्लियामेंट. जैसे हम जानते हैं ना कि हमारे पार्लियामेंट में 2 हाउस है, अपर हाउस, लोअर हाउस, राज्यसभा और लोकसभा. तो दोनों सदनों में 2/3 मेजॉरिटी के साथ इसको पास होना जरूरी है, 2/3 बहुमत. Then it has to be ratified by the legislature of at least half of the total state. उसके बाद क्या है कि जितने स्टेट हैं उसमें कम से कम आधे स्टेट इस चीज़ को वेरीफाई करें. द जुडिशरी प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन ओवरसीजिंग द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन. हमारी न्यायपालिका भी एक महत्वपूर्ण रोल अदा करती है इम्प्लीमेंटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन, मतलब जो हमारे संवैधानिक प्रोविजंस हैं उसको इम्प्लीमेंट करने में. एंड प्रोसीजर इन केस ऑफ एनी डिस्प्यूट, एनी डिस्कशन, एनी कॉन्फ्लिक्ट अबाउट द डिवीजन ऑफ पावर एंड हाई कोर्ट, द हाई कोर्ट एंड द सुप्रीम कोर्ट मेक डिसीजन. जब कोई ऐसी स्थिति आती है जहाँ पे मतलब स्टेट और यूनियन के बीच में कुछ ऐसे डिस्प्यूट होते हैं तो उसमें हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट डिसीजन लेता है. द यूनियन एंड स्टेट गवर्नमेंट हैव द पावर टू रेज रिसोर्सेस बाय levying taxes in order to carry on the governments and the responsibilities assigned to each of them. मतलब कि यूनियन एंड स्टेट गवर्नमेंट हैव द पावर, मतलब दोनों को पावर है रेज रिसोर्सेस बाय लेविंग टैक्स, अर्थात टैक्स को इंक्रीज करके या करके अपने संसाधनों को उठाना, उसको बढ़ाना, इन ऑर्डर टू कैरी ऑन द गवर्नमेंट, सरकार चलाने के लिए, एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी असाइन टू ईच ऑफ देम, मतलब जो उनको उत्तरदायित्व है उसको पूरा करने के लिए. नेक्स्ट आवर टॉपिक्स, हाउ इज फेडरलिज्म प्रैक्टिस्ड. कैसे इसका प्रैक्टिस, मतलब प्रैक्टिस में इसको कैसे लाया गया फेडरलिज्म, संघीय ढांचे को या संघवाद को. तो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन आर नेसेसरी फॉर द सक्सेस ऑफ फेडरलिज्म बट दीज आर नॉट सफिशिएंट. तो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन, संवैधानिक जो प्रोविजन्स आर नेसेसरी, जरूरी है. तो सक्सेस ऑफ फेडरलिज्म, फेडरलिज्म के सक्सेस के लिए, मतलब संघीय ढांचे के सफलता के लिए, लेकिन सफिशिएंट, पर्याप्त नहीं है. इफ द फेडरल एक्सपेरिमेंट हैज सक्सीडेड इन इंडिया it is not merely because of the clearly laid out constitutional
provision. The real success of federalism in India, जो वास्तविकता है इसकी सफलता की, in India can be attributed to the nature of democratic politics in our country. किस पर है कि हमारे जो लोकतांत्रिक राजनीति है उसके नेचर पर, केवल संविधान पर ही नहीं. This ensured that the spirit of federalism, respect for diversity and desire for living together became shared ideals in our country. Let us look at the some of the major ways in which this happened. अब कुछ मेजर वेज हैं जिससे ये हुआ है, मतलब जो सक्सेस हुआ है फेडरलिज्म. नंबर 1, लिंग्विस्टिक स्टेट. लिंग्विस्टिक स्टेट मतलब लिंग्विस्टिक मीन्स डिफरेंट लैंग्वेज के आधार पे. द क्रिएशन ऑफ लिंग्विस्टिक स्टेट वाज द फर्स्ट एंड मेजर टेस्ट फॉर डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स इन आवर कंट्री. इफ यू लुक एट द political map of India when it began its journey as a democracy in 1947. मतलब कि जब हम अगर इंडिया के पॉलिटिकल मैप को देखते हैं तो और इसकी यात्रा जो शुरू होती है डेमोक्रेसी की 1947 एंड दैट ऑफ 2013, वी विल बी सरप्राइज्ड बाय द एक्सटेंट ऑफ द चेंज. मेनी ओल्ड स्टेट हैव वेनिस्ड. बहुत से पुराने स्टेट गायब हो गए, मतलब उनके जगह पे एक नए स्टेट्स, नए नाम आए. एरियाज, बाउंड्रीज, जिसको हम जो रिडक्शन कहते हैं, नेम ऑफ दीज स्टेट हैव बीन चेंज. इन 1947 द बाउंड्रीज ऑफ सेवरल स्टेट्स ऑफ इंडिया वर चेंज इन ऑर्डर टू क्रिएट न्यू स्टेट्स. दिस वाज डन टू एंश्योर दैट पीपल हु स्पोक इन द सेम लैंग्वेज, जो सेम भाषा बोलते थे, भाषा के आधार पर थे, जैसे तमिल, तेलुगु, कन्नड़, पंजाबी, गुजराती, हिंदी, मराठी, ऐसे. Some states were created not on the basis of language but to recognize differences based on culture. किसके आधार पर? कल्चर के आधार पर, एथनिसिटी और जियोग्राफी, उनके भौगोलिक स्थिति के आधार पर. These include state like Nagaland, उत्तराखंड एंड झारखंड. When the demand for the formation of states on the basis of language was raised, मतलब जब स्टेट की डिमांड बढ़ी किसके आधार पर? लैंग्वेज के आधार पर. द सम नेशनल लीडर्स, कुछ हमारे राष्ट्रीय लीडर्स फियर्ड, इस चीज़ से डरे कि वुड लीड टू द डिसइंटीग्रेशन ऑफ द कंट्री. कहीं ऐसा ना हो कि देश की इंटीग्रेशन जो है, अखंडता जो है वो खंड ना हो जाए, मतलब बट ना जाए, एकता टूट ना जाए, यूनिटी जो है हमारी. द सेंट्रल गवर्नमेंट रजिस्टर्ड लिंग्विस्टिक स्टेट. सेंट्रल गवर्नमेंट, इस मतलब केंद्रीय सरकार जो थी, इस चीज़ को रजिस्टर्ड मतलब इस पे रोक लगाई उसने, बैन फॉर सम टाइम. बट द एक्सपीरियंस हैज शोन दैट द फॉर्मेशन ऑफ लिंग्विस्टिक स्टेट has actually made the country more united. It has also made administration easier. लेकिन जो इसके बाद जो देखा गया कि लिंग्विस्टिक स्टेट जो भाषा के आधार पर स्टेट बने, वो एक तरह से हमारे देश के लिए, उसकी यूनिटी के लिए सही साबित हुए और प्रशासनिक व्यवस्था में भी उससे आसानी मिली. सेकंड है लैंग्वेज पॉलिसी. A second test for Indian Federation is the language policy, भाषा नीति. Our constitution did not give the status of national language to any one language. हमारा संविधान किसी भी एक भाषा को राष्ट्रभाषा के रूप में मान्यता नहीं देता. हिंदी वाज आइडेंटिफाइड द ऑफिशियल लैंग्वेज, हिंदी को ऑफिशियल लैंग्वेज आइडेंटिफाइड किया, बट द हिंदी इज द मदर टंग ऑफ ओनली अबाउट 40% ऑफ इंडियन. There were many safeguards to protest other language beside Hindi.
there are 21 other languages recognized the scheduled languages by the constitution. आज हमारे संविधान में 22 भाषाओं को मान्यता दी गई है, एक हिंदी प्लस 21 अदर. Candidate in an examination conduct for the central government positions may opt to take the examination in any of these languages. मतलब किसी भी भाषा में कोई भी कैंडिडेट एग्जाम दे सकता है सेंट्रल लेवल पर. मच ऑफ द गवर्नमेंट वर्क टेक्स प्लेस इन द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द कंसर्न्ड स्टेट. वैसे तो स्टेट में जो है ज़्यादातर जो सरकारें अपने ऑफिशियल लैंग्वेज पर वर्क करती हैं. अनलाइक श्रीलंका, द लीडर्स ऑफ आवर कंट्री अडॉप्टेड अ वेरी cautious attitude in spreading the use of Hindi. According to the constitution, the use of English for official purpose was to stop in 1965. इंग्लिश का यूज ऑफिशियल पर्पज के लिए उसे 1965 में स्टॉप लगा गया. हाउएवर मेनी नॉन हिंदी स्पीकिंग स्टेट डिमांडेड, जबकि बहुत से जो नॉन हिंदी स्पीकिंग जैसे साउथ में तमिल और तेलुगु मतलब ऐसे अदर, इन लोगों ने उस पर डिमांड किया कि इंग्लिश टू बी कंटिन्यू. इन तमिलनाडु दिस मूवमेंट टू का वायलेंट फॉर्म. तमिलनाडु में तो ये आंदोलन जो है हिंसात्मक रूप ले लिया था. द सेंट्रल गवर्नमेंट रिस्पॉन्डेड बाई एग्रीइंग टू कंटिन्यू द यूज ऑफ इंग्लिश अलॉन्ग विद हिंदी. अंत में सेंट्रल गवर्नमेंट को इस बात पे एग्री होना पड़ा कि हिंदी के साथ इंग्लिश को भी कंटिन्यू रखेंगे. मेनी critics think that this solution favored the English speaking elite. Promotion of Hindi continues to be the official policy of the government of India. Promotion does not mean that the central government can impose Hindi on the state. मतलब इसका मतलब नहीं था कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो है हिंदी को इम्पोज कर सकती थी, किसी भी स्टेट पर थोप नहीं सकती थी. इसीलिए आज हिंदी जो है हमारे देश की राष्ट्रभाषा नहीं बन पाई संविधान में. हिंदी द सेंट्रल गवर्नमेंट कैन स्पोन यस द फ्लेक्सिबिलिटी शोन बाई इंडियन पोलिटिकल लीडर्स हेल्प आवर कंट्री अवॉइड द काइंड्स ऑफ सिचुएशन. और इस तरह से हमारे इंडियन लीडर्स ने इस सिचुएशन को बचाया जैसे कि श्रीलंका में हुआ था वैसे नहीं होने पाया. सेंटर स्टेट रिलेशन नेक्स्ट रीजन है रीस्ट्रक्चरिंग द सेंटर स्टेट रिलेशन इज वन मोर वे इन विच फेडरलिज्म हैज़ बीन स्ट्रेंथ. और ये एक तौर तरीका है जिससे कि संघवाद या संघीय ढांचा मजबूत होता है. हाउ द कॉन्स्टिट्यूशनल अरेंजमेंट फॉर शेयरिंग पावर, जो हमारा संवैधानिक व्यवस्था है पावर शेयरिंग का वर्क इन रियलिटी डिपेंड्स टू अ लार्ज एक्सटेंट ऑन हाउ द रूलिंग पार्टीज एंड लीडर्स फॉलो दीज अरेंजमेंट. इस पर डिपेंड करता है कि कैसे रूलिंग पार्टी और उसके लीडर्स इस अरेंजमेंट को फॉलो करते हैं. फॉर ए लॉन्ग टाइम द सेम पार्टी रूल्ड बोथ एट द सेंटर एंड इन मोस्ट ऑफ द स्टेट. जैसे पहले था कांग्रेस सेंटर में थी, बहुत से स्टेट में कांग्रेस गवर्नमेंट थी, लेकिन अभी इधर हमने देखा बीजेपी सेंटर में और करीब 21-22 स्टेट्स में बीजेपी की गवर्नमेंट थी. तो ऐसे में दिस मीन दैट द स्टेट गवर्नमेंट डिड नॉट एक्सरसाइज दियर राइट एज ऑटोनॉमस फेडरल यूनिट. मीन्स इसका मतलब है कि स्टेट गवर्नमेंट डिड नॉट एक्सरसाइज मतलब प्रयोग में लाना अपने राइट्स को स्व ऑटोनॉमस फेडरल यूनिट संघीय ढांचे को संघीय इकाई को एज एंड व्हेन द रूलिंग पार्टी एट द स्टेट लेवल वाज डिफरेंट. और जब रूलिंग पार्टी अलग अलग होती हैं, सरकार केंद्र में सरकार किसी पार्टी की होती है और स्टेट में अलग होती है, देन वुड ऑफन the state. In those days, the central government would often misuse the constitution to dismiss the. तो उस समय सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करती है, संविधान का मिसयूज करके डिसमिस द स्टेट गवर्नमेंट.
स्टेट गवर्नमेंट को डिसमिस करती है। दैट वर कंट्रोल्ड बाय राइवल पार्टीज, दिस अंडरमाइंड द स्पिरिट ऑफ फेडरलिज्म। ये क्या करता है? फेडरलिज्म मतलब संघवाद के स्पिरिट को अंडरमाइन करता है, मतलब उसे कमज़ोर करता है। ऑल दिस चेंज सिग्निफिकेंटली आफ्टर 1990, और ये सब चेंजिंग जो है कब देखने को मिला? 1990 के दौर में। इस समय स्टेबिलिटी थोड़ा कम था। दिस पीरियड सॉ द राइज ऑफ रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज इन मेनी स्टेट्स ऑफ द कंट्री। बहुत देश के तमाम राज्यों में छोटे छोटे क्षेत्रीय पार्टियां बनी और इनके अलायंस से सरकारें बनी। पार्टीज इन मेनी स्टेट्स ऑफ द कंट्री, दिस वाज आल्सो द बिगिनिंग ऑफ द एरा ऑफ कोलिएशन गवर्नमेंट, मतलब गठबंधन सरकारें। एट द सेंटर, सेंट्रल में भी जैसे हमने देखा था यूपीए, एनडीए, तीसरे मोर्चे की सरकार। तो ऐसे ही किसी जब दल को पूर्ण बहुमत नहीं मिलता है तो कई दल मिलकर के आपस में एक सरकार बनाते हैं। एट द सेंटर, सिंस नो सिंगल पार्टी गॉट अ क्लियर मेजॉरिटी इन लोकसभा, द मेजर नेशनल पार्टीज हैड टू एंटर इनटू एन अलायंस। तो बड़ी पार्टी जो है एक गठबंधन में घुसती है with many parties including several regional parties to form a government at the center. This led to a new culture of power sharing, and respect for the autonomy of the state government. This trend was, जैसा कि पिक्चर में आप देख रहे हैं, एनडीए गवर्नमेंट या यूपीए गवर्नमेंट या थर्ड फ्रंट गवर्नमेंट। एनडीए गवर्नमेंट में अटल बिहारी वाजपेयी जी के नेतृत्व में बनी थी। यूपीए गवर्नमेंट कांग्रेस, थर्ड फ्रंट में इंद्र कुमार गुजराल, देवगौड़ा, ये सब समय समय पर बने। और कैसे खींचतान लगा हुआ है, साइकिल, हाथी, पंजा, तृणमूल कांग्रेस, सब अपने अपने हितों को केवल लेकर के सब करते हैं। Supported by a major judgment of the Supreme Court that made it difficult for the central government. Supported by major judgment of the Supreme Court, मतलब जो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो मेजर जजमेंट उसका made it difficult for the central government to dismiss state government. तो सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए बड़ा मुश्किल हो जाता था कि उस किसी स्टेट गवर्नमेंट को डिसमिस करे। द arbitrary manner, thus federal power sharing is more effective today. इस प्रकार जो हमारा संघीय पावर शेयरिंग है, शक्तियों का बंटवारा, इज मोर इफेक्टिव टुडे, आज ज़्यादा प्रभावी है, दैन इट वाज इन द अर्ली ईयर्स, पहले के समय से, आफ्टर द कॉन्स्टिट्यूशन केम इनटू फोर्स, अर्थात जब हमारा संविधान फोर्स में आया उसके बाद के। दिस रीड कीजिएगा इसको। लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी ऑफ इंडिया, क्या है लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी? द लैंग्वेजेस, विभिन्नताएं, स्टेट दिए गए हैं और उस पर स्पीकर्स कितने परसेंट क्या कौन बोलता है। Take the example of your own states or any other states that was affected by linguistic reorganization. Write a short notes for against the argument. ये एक्टिविटी है आपकी, और एक्टिविटी भी कीजिएगा जो बुक में दी गई हैं। बुक के क्वेश्चन आंसर आप शॉर्ट आउट कीजिएगा। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, लास्ट पॉइंट है डिसेंट्रलाइजेशन इन इंडिया। डिसेंट्रलाइजेशन, एक सेंट्रलाइजेशन होता है, डिसेंट्रल मतलब सत्ता का विकेंद्रीकरण। बी नोटेड अबव द फेडरल गवर्नमेंट हैव 2 or more tiers of government. We have so far discussed the 2 tiers of government in our country, but a vast country like India cannot be run only through these 2 tiers. मतलब 2 लेवल गवर्नमेंट हम पढ़े, 2 लेवल, लेकिन इतना विशाल देश है हमारा कि एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम्स के एडमिनिस्ट्रेशन जो है उतना सुलभ नहीं हुआ, उतना सुचारू ढंग से हम नहीं चला सकते थे, इसलिए एक तीसरे लेवल गवर्नमेंट की ज़रूरत पड़ी।
India are as large as independent countries of Europe in terms of population. टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन मतलब जनसंख्या के आधार पर यूरोप से भी अधिक जनसंख्या हमारे देश में है, यूरोप कॉन्टिनेंट से। उत्तर प्रदेश इज बिगर देन रसिया, महाराष्ट्र इज अबाउट बिग जर्मनी, मेनी ऑफ दीज स्टेट्स आर इंटरली वेरी डाइवर्स, देयर इज दस अ नीड फॉर पावर शेयरिंग विद इन दीज स्टेट। और इस तरह से जो है पावर शेयरिंग की जरूरत पड़ी, मतलब सत्ता का हस्तांतरण किया जाए और में मतलब उसको डिवाइड किया जाए। फेडरल पावर शेयरिंग इन इंडिया नीड्स अनदर टीयर्स ऑफ गवर्नमेंट बिलो दैट द स्टेट गवर्नमेंट, दिस इज द rationale for decentralization of power, thus रिजल्टेड द थर्ड ईयर ऑफ गवर्नमेंट। इसके परिणाम स्वरूप एक तीसरे लेवल की गवर्नमेंट बनी जिसको हम लोकल गवर्नमेंट के नाम से जानते हैं। व्हेन पावर इज टेकन अवे फ्रॉम द सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट एंड गिवन टू लोकल गवर्नमेंट, सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट से कुछ चीज़ों को लेकर के लोकल गवर्नमेंट को शक्तियाँ दी गई, मतलब शेयर किया गया। इट इज़ कॉल्ड द डिसेंट्रलाइजेशन, सत्ता का विकेंद्रीकरण। The basic idea behind decentralization is that there are a large number of problems and issues which are best settled at the local level. बहुत से ऐसी समस्याएं होती हैं जिनको हम लोकल लेवल पर निपटा सकते हैं, जिनका सलूशन वहीं मिल जाता है। They also have better ideas on where to spend money and how to manage। अब ये चीज़ इजी हो जाता है छोटे छोटे लेवल पर कि कहाँ पैसा खर्च करना है, कहाँ क्या विकास करना है, और उसको देखने के जैसे ग्राम पंचायत लेवल पर प्रधान हेड होता है, उसके अंडर में उसके सुपरविजन में वर्क होता है जिला पंचायत ब्लॉक पंचायत लेवल पर, और ये अपने रिपोर्ट जो है स्टेट लेवल पर भेजते हैं और स्टेट लेवल से सेंट्रल लेवल पर। तो इस तरह से एक चेन के थ्रू विकास होता है और सब तक ये चीज़ें पहुँचती हैं। In democratic participation, local government is the best way to realize one important principle of democracy, namely local self-government. The need for decentralization was recognized in our constitution. Since then, there have been several attempts to decentralize power to the level of village and town panchayat, village and municipalities in urban areas were set up in all the states, but these were directly under the control of the state। लेकिन ये डायरेक्टली कंट्रोल किस में होते हैं? स्टेट गवर्नमेंट के। इलेक्शन टू दीज लोकल गवर्नमेंट वर नॉट हेल्ड रेगुलरली, वैसे अब तो रेगुलरली इनके इलेक्शन होते हैं। पंचायती सिस्टम के तहत पंचवर्षीय योजनाओं के तहत 5 साल में इनके भी इलेक्शन होते हैं। पहले का सिस्टम कुछ और था इलेक्शन का इनके। एंड लोकल गवर्नमेंट डिड नॉट हैव एनी पावर और रिसोर्सेस ऑफ दियर ऑन, इनके पास अपनी शक्तियाँ या अपने रिसोर्स नहीं होती हैं। ये किस पे डिपेंड होते हैं? ये मतलब जो ग्रांट स्टेट गवर्नमेंट देती है, सेंट्रल गवर्नमेंट देती है, तो जो ग्रांट होते हैं उसी से ये अपना विकास कार्य करते हैं। Thus there was very little decentralization in effective term. A major step towards decentralization was taken in 1992. एक बड़ा कदम लिया गया इसके तहत में 1992 में कॉन्स्टिट्यूशन वाज अमेंडेड, संविधान में संशोधन किया गया कि थर्ड लेवल ऑफ डेमोक्रेसी मोर पावरफुल, जिससे कि जो तीसरा लेवल गवर्नमेंट है, पंचायती सिस्टम है, इसको भी पावरफुल और प्रभावी बनाया जा सके। नंबर 1, नाउ इट इज कॉन्स्टिट्यूशनली मैंडेटरी टू होल्ड रेगुलर इलेक्शन, जैसे हमने बताया अभी का। दूसरा है सीट्स आर रिजर्व इन द इलेक्टेड बॉडी, जैसे सेंट्रल लेवल पर स्टेट लेवल पर वैसे ही पंचायत लेवल पर म्यूनसिपलिटी लेवल पर भी वीमेंस के लिए, शेड्यूल SC/ST के लिए सीट रिजर्व है एंड बैकवर्ड क्लासेस के लिए। एट लीस्ट 1/3 ऑफ ऑल पोजीशंस आर रिजर्व फॉर वीमेन। एन इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूशन कॉल्ड द स्टेट इलेक्शन कमीशन, एक स्वतंत्र, जैसे देश में चुनाव इलेक्शंस कमीशन होता है ऐसे स्टेट में, और वही उसकी
देखभाल करती है, वही इलेक्शन करवाती है, पंचायत एंड म्यूनिसिपल इलेक्शन. द स्टेट गवर्नमेंट आर रिक्वायर्ड टू शेयर सम पावर्स एंड रेवेन्यू, राजस्व फॉर लोकल गवर्नमेंट या लोकल बॉडीज. द नेचर ऑफ शेयरिंग वेरीज फ्रॉम स्टेट टू स्टेट, अलग अलग स्टेट में इसका नेचर अलग है. रूरल लोकल गवर्नमेंट इज पॉपुलरली नोन बाय द नेम पंचायती राज. ईच विलेज आर अ ग्रुप ऑफ विलेज इन सम स्टेट हैज अ ग्राम पंचायत. ग्राम सभा, ग्राम सभा क्या है? द मीटिंग ऑफ एडल्ट पर्सन. ग्राम पंचायत, ऑल द मेंबर्स हैव वोटिंग. दिस इज काउंसिल कंसिस्टिंग ऑफ सेवरल वार्ड मेंबर. अलग अलग वार्डों में डिवाइड किया गया है और उसके एक मेंबर होते हैं, वो भी चुने जाते हैं. ऑफन कॉल्ड पंच एंड अ प्रेसिडेंट और सरपंच, जो कि गांव का मुखिया, हेडमैन, ग्राम प्रधान होता है. एंड प्रेसिडेंट और सरपंच दे आर डायरेक्टली इलेक्टेड बाय ऑल द एडल्ट पॉपुलेशन लिविंग इन द वार्ड. जो विलेज में, गांव में जो लोग रहते हैं, एडल्ट लोग जिनका वोटर लिस्ट में नाम होता है, वो अपने सरपंच को चुनते हैं डायरेक्टली इलेक्शन के थ्रू. और विलेज, इट इज़ द डिसीजन मेकिंग बॉडी फॉर द एंटायर विलेज. पूरे गांव के लिए डिसीजन मेकिंग मीटिंग होती है और उसमें जो बातें तय होती हैं, एजेंडा होता है और उसी के तहत गांव में वर्क होता है. पंचायत वर्क्स अंडर द ओवरऑल सुपरविजन ऑफ द ग्राम सभा. ऑल द वोटर्स इन द विलेज आर इट्स मेंबर. मतलब एडल्ट पर्सन जो वोटर्स होते हैं 18 एबव, वो सब इसके मेंबर होते हैं. इट हैज़ टू मीट एट लीस्ट ट्वाइस और थराइस इन अ ईयर. 2, 3, 4 बार मीटिंग गांव में साल में होती है. विकास कार्य का एजेंडा बनाया जाता है, बजट होता है और उस बजट के अनुसार 5 साल में वर्क होता रहता है. The local government structure goes right up to the district level. A few ग्राम पंचायत are grouped together. ग्राम पंचायतें मिल करके एक न्याय पंचायत बनाती, न्याय पंचायतें मिल करके ब्लॉक पंचायत, ब्लॉक समिति बनाती हैं, जिसका हेड ब्लॉक प्रमुख होता है. ऐसे ही फिर ये जिला पंचायत और जिसको हम जिला परिषद बोलते हैं, इसके मेंबर भी चुने जाते हैं और इसका प्रेसिडेंट होता है. President are not directly elected. President are elected by the members of जिला पंचायत. ऐसे ही ब्लॉक प्रमुख डायरेक्ट नहीं चुना जाता, वो भी बीडीसी मेंबर, ब्लॉक पंचायत सदस्यों के द्वारा चुना जाता है. लोकसभा एंड एमएलए मेंबर्स आल्सो द मेंबर्स ऑफ दीज districts and some other officials of other district level bodies are also member. जिला परिषद, chairman is the political head of the जिला परिषद. Similarly the local government bodies exist in urban area. ऐसे ही सेम शहरी एरिया में जहाँ पे म्यूनसिपैलिटीज़ हैं या म्यूनसिपल कॉरपोरेशन है, ये वार्ड में डिवाइड होते हैं और प्रत्येक वार्ड में काउंसलर चुना जाता है और वो जो है और चेयरमैन या पार्षद जो होते हैं ये डायरेक्टली चुने जाते हैं. बिग सिटीज आर कॉन्स्टिट्यूटेड इनटू म्यूनसिपल कॉरपोरेशन, मतलब 10 लाख से अधिक आबादी वाले बोथ म्यूनसिपैलिटीज एंड म्यूनसिपल कॉरपोरेशन या कैंटोनमेंट बोर्ड या टाउन एरिया elected bodies consists of people representative. The municipal chairperson is the political head of the municipality. वही political head होता है नगर पालिका का. In a municipal corporation such as officer is called the mayor. This new system of local government is the largest experiment in democracy conducted anywhere in the world. There are now about 36 lakh elected representatives in the panchayat and municipalities, etc. all over the country. This number is bigger than the population of many countries in the world. हमारे देश में 36 लाख से अधिक जो है इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव पंचायत और म्यूनसिपैलिटीज हैं, मतलब ग्राम सभा और नगर पालिकाओं के उनके अध्यक्ष. ये तो कभी कभी मतलब देश के कई देशों की जनसंख्या से भी अधिक है. कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस फॉर लोकल गवर्नमेंट हैज़ हेल्प्ड
टू डीपन डेमोक्रेसी इन आवर कंट्री। क्या करता है ये? हमारे देश में लोकतंत्र को और डीप बनाता है और उसको सफल करता है। इंक्रीज वीमेंस रिप्रेजेंटेशन, महिलाओं की भागीदारी जो बढ़ रही है, वॉइस इन आवर डेमोक्रेसी, और हमारे लोकतंत्र में उनकी आवाज़। At the same times, there are many difficulties while elections are held regularly and enthusiastically. Gram Sabha are not held regularly. Most state government have not transferred significant power to the local government. बहुत से स्टेट ऐसे हैं जो अपने पावर को लोकल गवर्नमेंट में डिवाइड नहीं करते, शेयर नहीं करते। नॉट हैव देन दे गिवन एडुकेट रिसोर्सेस, ना ही उनको वो उचित या पर्याप्त संसाधन देते हैं। नॉर हैव दे गिवन एडुकेट रिसोर्सेस, वी आर दस स्टिल अ लॉन्ग वे फ्रॉम रियलाइजिंग द आइडियल ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट। ओके, दिस इज द explanation of this chapter. I hope that you will read this, watch my video, and understand the each topics clearly in Hindi English, and make notes, question answer. Okay, thanks, thank you very much.